जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वैकेंसी अपडेट विद नितेश में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनमें आए हुए जीके और साइंस के प्रश्नों को। तो देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि 2017 में एमपी पुलिस की एग्ज़ाम शुरू हुए थे जो लगभग 1.5 महीने तक चले थे और ये एग्ज़ाम पर डे 2 शिफ्ट में कराए गए थे। जो पहली शिफ्ट थी वो मॉर्निंग शिफ्ट थी और जो दूसरी शिफ्ट थी वो इवनिंग शिफ्ट थी। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 19 अगस्त को पहली शिफ्ट में आए हुए केवल और केवल जीके और साइंस के प्रश्नों को, और जो मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं उनके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो आया था वह है, मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 1 सितंबर को, दूसरा ऑप्शन 10 दिसंबर को, 10 नवंबर को, तीसरा ऑप्शन 10 दिसंबर को और चौथा ऑप्शन 15 जुलाई को। तो देखिए दोस्तों, जो मानव अधिकार दिवस है इनकी शुरुआत हुई थी 1948 से। 1948 से प्रतिवर्ष मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 10 दिसंबर हमारा सही हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों, जो भारत सरकार है उन्होंने मानव अधिकार अधिनियम 1993 पारित किया था, जिसके तहत 12 अक्टूबर 1993 को ह्यूमन राइट कमीशन यानी मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया हुआ था। तो जो मानव अधिकार आयोग था उसका कार्य ये था कि मानव के अधिकारों को रक्षा करना। यदि कोई विधायक, कोई पुलिस या फिर सरकार यदि मानव के अधिकारों को उल्लंघन करती है तो कोई भी व्यक्ति इस कमीशन के पास जाकर शिकायत कर सकता है। अब जो प्रश्न आता है दोस्तों वो इस प्रकार से आता है कि जो मानव अधिकार आयोग है उनके वर्तमान अध्यक्ष कौन है। इसके अलावा भी कुछ और आयोग भी है, जैसे एक आयोग है एससी आयोग यानी अनुसूचित जाति आयोग, एक है अपना एसटी आयोग यानी अनुसूचित जनजाति आयोग। तो दोस्तों इनसे प्रश्न इस प्रकार आता है कि इनके वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो जो मानव अधिकार आयोग है उनके वर्तमान अध्यक्ष है HL दत्तू जी, और जो हमारा एससी आयोग यानी अनुसूचित जाति आयोग है उनके अध्यक्ष हैं राम शंकर कटेरिया, और जो एसटी आयोग है उसके अध्यक्ष हैं नंद कुमार साई। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से हमें इतनी सारी जानकारी मिलती है। अब दोस्तों आपने सुना होगा और देखा भी होगा कि अधिकतर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो क्वेश्चन वो के वही उठ के नहीं आते, उनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। तो जो ये क्वेश्चन आया है मानव अधिकार दिवस का, उससे हमें इतने सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। तो दोस्तों आप पेन और पेपर लेकर बैठें और जो भी आपको जानकारी इम्पोर्टेंट लगती हो उसे आप नोट करते हुए जाएं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी 10 दिसंबर हो जाता है, यानी मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अब चलते दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है। आपके ऑप्शन है रवि नदी, केन नदी, तीसरा बेतवा नदी या फिर चौथा जोहिला नदी। तो देखिए दोस्तों, जो एमपी के बाहर के, क्योंकि जो एमपी पुलिस एग्ज़ाम होती है उसमें केवल मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि राजस्थान, बिहार, यूपी के स्टूडेंट भी एग्ज़ाम देते हैं। तो उन स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूँगा कि विदिशा क्या है मध्य प्रदेश में। तो विदिशा एक ज़िला है जो कि भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है। भोपाल संभाग के अंतर्गत लगभग कुल 5 जिला आते हैं। उन 5 जिलों का नाम है, एक तो भोपाल स्वयं, दूसरा रायसेन, तीसरा सीहोर, चौथा राजगढ़ और पांचवा विदिशा। इसके अलावा विदिशा से एक प्रश्न और बनता है कि यहाँ पर एक स्तंभ लेक है जिस पे यहाँ के एक वैश्य नगर है
यहाँ पर एक स्तंभ अभिलेख स्थित है, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो एक यूनानी व्यक्ति हैं जिनका नाम है हेलियोडोरस। ध्यान से सुनिए दोस्तों, स्तंभ लेख है वेस नगर में, जिसका निर्माण कराया था यूनानी व्यक्ति हेलियोडोरस ने, जो कि काफ़ी एग्जाम में आ चुका है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है। तो विदिशा है हमारा बेतवा नदी के तट पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। अब बात हुई है बेतवा नदी की। बेतवा नदी के बारे में भी हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो बेतवा नदी का जो प्राचीन नाम है वहाँ बेत्रवती। यह जो नदी है रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलती है। रायसेन जिले के कुमरा गांव से बेतवा नदी का उद्गम होता है। और अवसान की बात कर लेते हैं तो ये यूपी में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। अब चूंकि ये यमुना नदी में जाकर मिल जाती है, इसलिए यह मध्य प्रदेश से यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी कुल लंबाई की बात करते हैं तो इसकी कुल लंबाई है 590 किलोमीटर। 590 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। यहाँ यूपी में हमीरपुर में जाकर यमुना नदी में मिल जाती हैं। इसे इस नदी की एक और विशेषता यह है कि इसको मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। एक और विशेषता इसकी है कि इस पर राजघाट बांध निर्मित है, जिसके कारण ये नदी काफ़ी प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इससे हमें इतनी जानकारी मिलती है। हमारा अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की? जो ग्वालियर है उसकी स्थापना किसने की? आपके ऑप्शन है, फर्स्ट राणा सिंह, सेकंड सम्राट अशोक, थर्ड विक्रमादित्य या फिर फोर्थ सूरज सिंह। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों ग्वालियर की। तो ग्वालियर अपने आप में एक मध्य प्रदेश का संभाग है और जिला भी है। यह ऐतिहासिक स्थल काफ़ी मात्रा में स्थित है, यानी कि राजाओं ने काफ़ी शासन किया है और यहाँ पर ऐतिहासिक स्थलों का निर्माण करवाया है, इसलिए ग्वालियर काफ़ी फेमस है। ग्वालियर के अंतर्गत कुछ जिले आते हैं। संभाग है ग्वालियर, तो इसके अंतर्गत कुछ जिला आते हैं, जैसे ग्वालियर स्वयं, इसके अलावा शिवपुरी, गुना, दतिया और अशोकनगर। इस प्रकार कुछ 5 जिले इसमें आते हैं। ग्वालियर अपने किले के लिए फेमस है। जो ग्वालियर का किला है उसे किलों का रत्न कहा जाता है। इसके अलावा पूर्व का जिब्राल्टर भी कहा जाता है, इसलिए ग्वालियर काफ़ी फेमस है। और इनका निर्माण सूरज सेन ने करवाया था। किसने करवाया था? सूरज सेन ने। इसके अलावा तो इस क्वेश्चन का आंसर सूरज सिंह हो जाता है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका राइट रहेगा। इसके अलावा जो ग्वालियर में है कुछ अन्य महल भी हैं, जैसे मोती, एक है मोती महल और दूसरा है गुजरी महल। तो ये दोनों जो महल है इनका निर्माण राजा मान सिंह ने करवाया था। जो गुजरी महल है वो अपनी पत्नी मृगनयनी की याद में राजा मान सिंह ने करवाया था। तो इतनी जानकारी हमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आया था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जीवनी। मोदी एक तारे का अतुल्य उदय, ये मोदी जी की जीवनी है। मोदी एक तारे का अतुल्य उदय के लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है, यानी कि एक पुस्तक लिखी है, तो इसके लेखक कौन है? आपका ऑप्शन है राजदीप सरदेसाई, तरुण विजय, राजीव श्रीवास्तव या फिर रजत शर्मा। तो दोस्तों ये उस समय के करंट अफेयर से आया हुआ क्वेश्चन है। तो उस समय यदि आपने पुस्तक याद करी होगी तो आपको ये क्वेश्चन याद रहेगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि तरुण विजय, ये करेक्ट हो जाता है। तरुण विजय हैं जिन्होंने मोदी एक तारे का अतुल्य उदय लिखी थी। अब दोस्तों पुस्तकें तो बहुत सारी हैं, लेकिन कौन सी पुस्तकें याद रखें? तो दोस्तों ध्यान रखिए, जो भी रोलिंग गवर्नमेंट है
यानी कि जो शासन कर रही है सरकार, जो वर्तमान में शासन कर रही है, उनके बारे में कोई भी लेखक यदि कुछ लिखता है, कोई भी पुस्तक लिखता है, तो वहाँ काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो ऐसी पुस्तकों को और ऐसे लेखकों को आपको याद रखना है। इसके अलावा कुछ अन्य लेखक और भी हैं जिनके बारे में, जिनकी जो भी पुस्तकें हैं उनको आपको याद रखना है। जैसे कि फर्स्ट हो गया रस्किन बॉन्ड, ये काफ़ी फेमस है। आप यदि कॉलेज किया हो आपने, तो कॉलेज में जो फंडामेंटल कोर्स रहता है यानी कि हिंदी और इंग्लिश, तो उसमें एक पोएम है, वो इनके द्वारा लिखी गई है। आप सोच सकते हो फिर दोस्तों कि ये कितने फेमस लेखक हैं। दूसरे जो है हमारे लेखक रोमिला थापर है, ये भी काफ़ी फेमस है। तीसरे शशि थरूर है। चौथे गुलाब कोठारी। गुलाब कोठारी जी पत्रिका जो न्यूज़पेपर है उसके संपादक हैं। तो इनकी जो भी पुस्तकें आती हैं वो आपको याद रखनी है। सुधा मूर्ति, इसके अलावा सुधा मूर्ति भी काफ़ी फेमस है। और अमीश त्रिपाठी जो सबसे फेमस आदमी यानी लेखक है, इनके बारे में तो आपको याद ही रखना है। इनकी जितनी भी पुस्तकें आई हैं वो आपको रटी रटाई होनी चाहिए। इसके अलावा एक और है चेतन भगत, ये भी काफ़ी फेमस राइटर है। इनकी जो भी पुस्तकें हैं आपको याद रखनी है। इसके अलावा उर्जित पटेल की एक पुस्तक है ओवरड्राफ्ट। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारे आरबीआई के गवर्नर है। आरबीआई के गवर्नर के साइन हर प्रकार के नोट में होते हैं, जैसे 100 रुपये के नोट में, 500 रुपये के नोट में, 2000 रुपये के नोट में आपको उर्जित पटेल जी के साइन मिलेंगे। तो दोस्तों ये जो सारे लेखक हैं इनकी जितनी पुस्तकें हैं आपको याद रखनी है। और विशेषकर जो नवीनतम पुस्तकें वो तो आपको रेडी रटाई होनी चाहिए। इनसे इन इन लेखकों की कृतियाँ ही अधिकतर एग्जामों में पूछी जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन है, फर्स्ट है चेन्नई, सेकंड है बेंगलुरु, थर्ड है देवास, चौथा है कोरापुट। तो दोस्तों इसका आंसर जानने से पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, ये करता क्या है? तो ये हवाई संयंत्र का निर्माण करता है। यानी कि जो हवाई जहाज के पुर्जे हैं, हवाई जहाज़ों का निर्माण यहाँ पर किया जाता है। तो इसका जो मुख्यालय है वहाँ है बेंगलुरु में। और बेंगलुरु जो है कर्नाटक की राजधानी है। बेंगलुरु एक और चीज़ के लिए फेमस है, वहाँ सिलिकॉन सिटी भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर सिलिकॉन का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में किया जाता है, इसलिए बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है। अब बात हुई है कर्नाटक की, तो कर्नाटक के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो कर्नाटक है, इसका पुराना नाम मैसूर था। क्या था? मैसूर। मैसूर इसका पुराना नाम था। जो आपके आंग्ल और मैसूर युद्ध हुए हैं वो इसी क्षेत्र में हुए हैं। यानी टीपू सुल्तान और हैदर अली के विरुद्ध अंग्रेजों के द्वारा जो युद्ध किया गया है वहाँ इसी क्षेत्र में हुआ है। इसके अलावा जो तमिलनाडु है उसका पुराना नाम मद्रास था, ये आपको याद रखना है। अब कर्नाटक की बात हुई तो कर्नाटक के जो सीएम हैं उनका नाम आपको याद रखना है। यहाँ के सीएम है BS येदुरप्पा। ध्यान से सुनिए दोस्तों, यहाँ के जो सीएम है वहाँ BS येदुरप्पा। और यहाँ के जो गवर्नर है यानी कि राज्यपाल वहाँ है वजुभाई वाला। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी आपको कवर करनी है और आप साथ ही साथ लिखते भी जाइए जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये दोस्तों उस समय करंट अफेयर का क्वेश्चन आया था, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? यानी कि यूनियन टेरिटरी, इंग्लिश में केंद्र शासित प्रदेश को यूनियन टेरिटरी बोलते हैं। तो उस समय भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? तो उस समय थे 7 केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि यहाँ पर केंद्र का शासन हुआ था। इसके अलावा 29 राज्य थे। ये उस समय की बात है केवल। लेकिन अब की बात कर लेते हैं
तो अब कुल 28 राज्य हैं और 8 जो हैं हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके अलावा भारत की जो राजधानी थी वह पहले कलकत्ता थी। अधिकतर स्टूडेंट को ये नहीं पता है, लेकिन ये क्वेश्चन में कई बार आ चुका है कि भारत की पूर्व राजधानी क्या थी। भारत की पूर्व राजधानी कलकत्ता थी और नई राजधानी नई दिल्ली है। इसके अलावा 31 अक्टूबर 2019 2019 को जम्मू कश्मीर एक राज्य था जिसका डिवाइड होकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश बने। जो जम्मू कश्मीर है उसकी दो राजधानियां हैं। जम्मू कश्मीर है उसकी दो राजधानियां हैं, एक तो जम्मू और दूसरा श्रीनगर। लेकिन जो लद्दाख है उसकी केवल एक राजधानी है जिसका नाम है लेह। इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर है उसमें कुल 22 जिले हैं और जो लद्दाख है उसमें केवल 2 ही जिले हैं। कौन कौन से? तो एक लेह है तो दूसरा लद्दाख स्वयं। इसके अलावा इनसे काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनता है कि लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं वे कौन है, या फिर ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि लद्दाख के पहले उपराज्यपाल कौन है। हालांकि वो अभी भी है, लेकिन क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो ये है आर के माथुर। आर के माथुर जो है लद्दाख के पहले उपराज्यपाल है। अब यदि बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल की, ध्यान से सुनिए, मैं पहले उपराज्यपाल की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ है गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। लेकिन वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में जम्मू कश्मीर में जो उपराज्यपाल है वह है मनोज सिन्हा। तो दोस्तों इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? यानी जो आरबीआई है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना आपके ऑप्शन है सन 1935, सेकंड 1949, तीसरा 1955 या फिर चौथा 1927। तो इसका आंसर जानने से पहले इसके बारे में थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। तो जो आरबीआई है वहाँ भारत का केंद्रीय बैंक है। इसका जो मुख्यालय है वहाँ मुंबई में है। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। अब इसके गठन की बात करते हैं दोस्तों। तो आरबीआई का गठन आरबीआई एक्ट यानी अधिनियम 1934 के तहत। यह अधिनियम याद रखिएगा दोस्तों, आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत 1935 में हुआ था। अब इसमें केवल सन पूछा है, लेकिन जैसे जैसे पेपर का लेवल बढ़ता जा रहा है अब आपसे उसकी डेट भी पूछ ली जा सकती है। तो इसके लिए आपको इसकी डेट भी याद रखना जरूरी है। तो आरबीआई का जो गठन हुआ था वह 1 अप्रैल को हुआ था। 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। लेकिन बात अब ये करते हैं कि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो इसका जो राष्ट्रीयकरण है वह 1949 यानी कि 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो इसके अध्यक्ष की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वहाँ है शक्तिकांत दास जी। अब आरबीआई की एक विशेषता ये है कि ये इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। यानी कि जो सामान्य बैंक होते हैं वह अपने ग्राहकों को जो सुविधा उपलब्ध कराता है वही सुविधा आरबीआई अपने निचले बैंकों को उपलब्ध कराता है। जैसे बीओआई हो गया, कैनरा बैंक हो गया, इन ये आरबीआई के उपभोक्ता हैं। ठीक है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, अभी हाल ही में एसबीआई जो हमारा बैंक है इसके अध्यक्ष चेंज हुए हैं। तो इसके अध्यक्ष जो है वर्तमान में वह हैं
DK खारा यानी कि दिनेश कुमार खारा इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन करंट अफेयर का है। केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? यानी कि 2017 तक जो केंद्र सरकार थी उसका जो वित्त मंत्रालय था यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री थे उसमें मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे? आपका ऑप्शन है अरविंद सुब्रमण्यम, संजीव सान्याल, सुब्रमण्यम स्वामी, रघुराम राजन। ये ऑप्शन है आपके। तो दोस्तों इसका उस समय वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार थे संजीव सान्याल जी। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 संजीव सान्याल जी। लेकिन अब बात कर लेते हैं वर्तमान की। तो वर्तमान में पहले बात करते हैं हम वित्त मंत्रालय में अध्यक्ष यानी कि वित्त मंत्री की। तो वित्त मंत्री जो है हमारी महिला है, वहाँ है निर्मला सीतारमण जी। निर्मला सीतारमण जी हमारे वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। इसके साथ ही मुख्य आर्थिक सलाहकार की बात करते हैं तो वहाँ हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी। ठीक है दोस्तों। तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी हमारे वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। संस्कृत के लिए 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता के रूप में किसे नामित किया गया? आपके ऑप्शन हैं रामजी ठाकुर, दूसरा मिथिला प्रसाद द्विवेदी, तीसरा प्रभुनाथ द्विवेदी या फिर चौथा रामशंकर अवस्थी। तो इसके आंसर तक पहुंचने से पहले इसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो दोस्तों जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत सन 1954 में हुई थी। यह आप नोट कर लीजिए दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साहित्य अकादमी की जो शुरुआत हुई थी, स्थापना हुई थी, वो 1954 में हुई थी, लेकिन जो इन्होंने पहला पुरस्कार दिया था वह 1955 में दिया था। सॉरी दोस्तों, कुछ काम आ गया था मुझे। तो हम बात कर रहे थे संस्कृत के लिए 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता के रूप में किसे नामित किया गया। तो इससे पहले हम जान रहे थे कि साहित्य अकादमी के बारे में। तो साहित्य अकादमी जो है इसकी स्थापना सन 1954 में हुई थी। इसकी स्थापना तो 1954 में हुई थी, लेकिन इसके द्वारा जो पहला पुरस्कार दिया गया था वहाँ 1955 में दिया गया था। तो क्वेश्चन ये बनता है कि 1955 में साहित्य अकादमी द्वारा सर्वप्रथम किसे पुरस्कार दिया गया। तो ये हैं हमारे प्रसिद्ध लेखक माखनलाल चतुर्वेदी जी। माखनलाल चतुर्वेदी जी जो हैं इन्हें अपनी कृति हिम तरंगिनी, ये भी नोट कर लीजिए दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हिम तरंगिनी जो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं उनकी रचना हिम तरंगिनी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में मिला था। जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये 24 भाषाओं में दिया जाता है। तो 24 भाषाओं में से हमारे जो 8वीं अनुसूची है, भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषा उल्लेखित है। उन 22 भाषाओं के अलावा दो और भाषाएं, एक है राजस्थानी और दूसरी अंग्रेजी। ये जो भाषाएं कुल मिला के 24 भाषा हो जाती है और 24 भाषाओं में दिया जाता है हमारा साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो दोस्तों जो 2014 का है साहित्य अकादमी पुरस्कार संस्कृत के लिए दिया गया, वहाँ दिया गया ऑप्शन नंबर 3 यानी प्रभुनाथ द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2014 संस्कृत के लिए दिया गया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये हाल ही में 2020 में अनामिका जी को मिला है। 2020 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वह अनामिका जी को मिला है। उनकी कृति टोकरी में दिंगत थेरी गाता एक कविता है जो इनके द्वारा लिखी गई है। टोकरी में
दिंगत थेरी गाथा। इसके लिए 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ये करंट अफेयर क्वेश्चन है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, तो इसे आप नोट कर लीजिए। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। किसने ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया? आपके ऑप्शन है सतपुड़ा राजा, दूसरा बुंदेला राजपूत, तीसरा राजा विक्रमादित्य, चौथा राजा भोज। तो देखिए दोस्तों, आंसर तक पहुंचने से पहले थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं ओरछा के बारे में। तो जो ओरछा है, ओरछा जो है वहाँ वर्तमान में जो मध्य प्रदेश का 52वां जिला गठित हुआ, 52वां जिला यानी निवाड़ी, निवाड़ी का गठन हुआ था 1 अक्टूबर 2018 को। तो जो 52वां जिला निवाड़ी है उसकी एक तहसील है। ओरछा पहले टीकमगढ़ में था, लेकिन अब वर्तमान में आ चुका है निवाड़ी जिले के अंतर्गत। ये आप ध्यान में रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो ओरछा है वहाँ बेतवा नदी के किनारे पर स्थित है और राजस्थान की उत्तर प्रदेश की बॉर्डर से लगा हुआ है। ठीक है, तो ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण बुंदेला राजपूतों के द्वारा किया गया। यानी कि ओरछा जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है, जहाँ पर बुंदेलों ने शासन किया है। तो ऑब्वियसली जो यहाँ के मंदिर हैं, जितने भी मंदिर हैं, उनका निर्माण बुंदेला राजपूतों के द्वारा करवाया गया। इसके अलावा ओरछा में और मंदिर या महल हैं, जैसे एक है जहांगीर महल, दूसरा राजमहल, तीसरा शीश महल, चौथा राय परवीन महल। इसके लिए भी ओरछा काफ़ी फेमस है। इसके अलावा ओरछा में राम जी का मेला भी लगता है। तो इतनी जानकारी आपको नोट कर लेना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल यानी वैकेंसी अपडेट विद नितेश को सब्सक्राइब करें। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। विंध्याचल श्रेणी में ऊंची चोटी कौन सी? तो जो विंध्याचल श्रेणी है दोस्तों, ये एक राज्य में ना होकर 4 राज्यों में, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, यूपी, ये 4 राज्य हैं जिनमें विंध्याचल श्रेणी फैली हुई है, और कुछ हिस्सा इसका बिहार में भी फैला हुआ है। तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये आपका ऑप्शन है, पहला बेल चोटी, दूसरा मेकाई श्रेणी, तीसरा कैस्केड श्रेणी, या फिर चौथा गुडविल चोटी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गुडविल चोटी। जो गुडविल चोटी है वह विंध्याचल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। इसका अन्य नाम है सद्भावना चोटी। इसका अन्य नाम क्या है? सद्भावना चोटी। इसका अन्य नाम सद्भावना चोटी है। यह मध्य प्रदेश में दमोह क्षेत्र में आती है और लगभग 752 मीटर लंबी है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय सेना के प्रमुख कौन है? तो दोस्तों ये उस समय का क्वेश्चन था, यानी 2017 में ये क्वेश्चन आया था कि भारतीय सेना के प्रमुख कौन है। तो आपके ऑप्शन थे जनरल विक्रम सिंह, जनरल दलबीर सिंह, जनरल बिपिन रावत, या फिर जनरल दीपक कपूर। तो दोस्तों जो भारतीय सेना के प्रमुख होते हैं उनके आगे जनरल लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो उस समय भारतीय सेना के प्रमुख थे जनरल बिपिन रावत जी। जो नौसेना होती है हमारी, उसके जो प्रमुख रहते हैं उनको बोला जाता है एडमिरल। नौसेना के प्रमुख को बोलते हैं एडमिरल। और जो वायुसेना के प्रमुख होते हैं उनको बोला जाता है एयर चीफ मार्शल। तो दोस्तों अब वर्तमान की बात कर लेते हैं। तो ये तो हमारे थे उस समय के भारतीय सेना के प्रमुख जनरल बिपिन रावत जी। लेकिन जो अब वर्तमान में है
उनका नाम है मनोज मुकुंद नरवाने जी, यानी कि थल सेना के प्रमुख हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाने जी। और जो नौसेना है हमारी, उसके प्रमुख कौन है? तो उसके प्रमुख हैं जनरल एडमिरल करमबीर सिंह। एडमिरल करमबीर सिंह हैं हमारे नौसेना के प्रमुख। हमारे जो वायुसेना के प्रमुख हैं वहाँ हैं एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया जी। और जो जनरल बिपिन रावत जी हैं, ये जो हैं अभी हमारा नया पद गठित हुआ है जिसका नाम है CDS, यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के प्रमुख हैं जनरल बिपिन रावत। जो ये CDS हैं, ये तीनों सेनाओं के ऊपर कार्य करता है, यानी कि तीनों सेना जो इसके अंडर में काम करती है। और तीनों सेनाओं का जो सेनापति है, सर्वोच्च सेनापति, वहाँ होता है हमारा राष्ट्रपति, यानी कि रामनाथ कोविंद जी जो है तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति हैं। अब रामनाथ कोविंद जी की बात हो चुकी है, तो ये जो है भारत के प्रथम नागरिक के रूप में शपथ लेते हैं। इनके बारे में ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो भारत का प्रथम नागरिक होता है हमारा राष्ट्रपति। ठीक है, चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के परमाणु सक्षम मिसाइल अग्नि 5 का 2016 से परीक्षण कहाँ पर किया गया था? यानी कि कौन से द्वीप में 2016 में अग्नि 5 का परीक्षण किया गया था? तो आपके ऑप्शन है मुनरो द्वीप, दूसरा ऑप्शन है श्री रंगरंग द्वीप, तीसरा ऑप्शन है अब्दुल कलाम द्वीप, या फिर चौथा ऑप्शन है हेवलॉक द्वीप। तो देखिए दोस्तों, जो हमारे अग्नि 5 मिसाइल है उसका परीक्षण किया गया था ओडिशा राज्य के चांदीपुर जिले में स्थित व्हीलर द्वीप पर। कौन से द्वीप पर? व्हीलर द्वीप है ओडिशा के चांदीपुर में। वहाँ से अग्नि 5 का परीक्षण किया गया था, लेकिन जो इसका नाम है हाल ही में परिवर्तित होकर अब्दुल कलाम हो गया है। इस कारण से ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों, जो अग्नि और पृथ्वी मिसाइल है उनका निर्माण सर्वप्रथम अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने किया था, जिसके कारण ही उन्हें मिसाइल मैन बोला जाता है। अब ये तो हो गया मिसाइल का परीक्षण, लेकिन हम जो परमाणु बम है उनका परीक्षण हम करते हैं राजस्थान के पोखरण में। परमाणु मिसाइल का परीक्षण हम ओडिशा के चांदीपुर के व्हीलर द्वीप, जिसका अब नाम हो गया अब्दुल कलाम आज़ाद द्वीप पे। और बात करते हैं दोस्तों जो सैटेलाइट होती हैं जिन्हें हम अंतरिक्ष में छोड़ते हैं या पृथ्वी की कक्षा में लगाते हैं, उन्हें हम आंध्र प्रदेश में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च करते हैं। तो आपको ये जानकारी याद रखनी है। सैटेलाइट लॉन्च करते हैं हम श्रीहरिकोटा से, परमाणु बम का परीक्षण करते हैं हम पोखरण में जो कि राजस्थान में स्थित है, और परमाणु मिसाइलों का हम परीक्षण करते हैं ओडिशा के चांदीपुर के अब्दुल कलाम आज़ाद द्वीप से। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी हमें याद रखनी है। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह पर निम्न में से कौन से शब्द अंकित है? आपके ऑप्शन है सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, जनगण मन, या फिर भारत माता की जय। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है हमारा, वहाँ 4 सी मुख वाला है जिसके नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। मैं आपको इसकी स्क्रीन बताता हूँ, फोटो बताता हूँ इसका। ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा राष्ट्रीय प्रतीक जिसके नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है। इससे क्वेश्चन एक बार यह आया था, जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है उसमें सी कितने सी हैं? तो दोस्तों ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, लेकिन इसके पीछे एक और सी है। तो इस प्रकार से कुल 4 सी हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में है। इससे एक क्वेश्चन ये आता है कि जो सत्यमेव जयते हैं ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो आपको याद रखना है जो सत्यमेव जयते हैं वहाँ मुंडक उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये जानकारी आपको याद रखना है।
बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है, फर्स्ट जवाहरलाल नेहरू जी, सेकंड माउंटबेटन, थर्ड M.A. जिन्ना यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना, चौथा वीपी मेनन। तो दोस्तों देखिए, जो विभाजन परिषद थी इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड माउंटबेटन, यानी इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता है। भारत और पाकिस्तान का विभाजन जिस परिषद के द्वारा किया गया वह ही परिषद थी विभाजन परिषद। इसके जो अध्यक्ष थे लॉर्ड माउंटबेटन, इनके द्वारा ही, इनकी अध्यक्षता में ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ है। तो दोस्तों जो लॉर्ड माउंटबेटन थे ये भारत के अंतिम वायसराय थे, लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। क्या थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन जी आखिरी वायसराय थे और फर्स्ट स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, इनके बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी हमारे गवर्नर जनरल बने। ये स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। कौन थे? सी राजगोपालाचारी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से ये जानकारी याद रखनी है आपको, ये क्वेश्चन आया था। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सुशासन दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री देश के जन्म दिवस पर आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों जो सुशासन दिवस होता है वो भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर बनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री जी, सेकंड ऑप्शन है आपका इंदिरा गांधी जी, थर्ड ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी जी, या फिर चौथा ऑप्शन राजीव गांधी जी। तो दोस्तों 25 दिसंबर को हम बनाते हैं क्या? सुशासन दिवस। सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को। किन किन के जन्म दिवस पर? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर हम बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाता है। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट डे भी है, जैसे 11 नवंबर को हम बनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, जो कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर बनाया जाता है। कौन सा दिवस बनाते हैं? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। दूसरा है 20 अगस्त। 20 अगस्त को हम बनाते हैं सद्भावना दिवस। ये बनाते हैं हम राजीव गांधी जी के जन्म दिवस पर। कौन सा दिवस? तो सद्भावना दिवस 20 अगस्त। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो कुछ दिवस ऐसे होते हैं जिनकी थीम भी हमें याद रखनी होती है, जैसे कैंसर डे हो गया जो कि 4 फरवरी को मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस हो गया जो कि 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इनकी जो थीम रहती है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, वो भी आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिबांग वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देश किस भारतीय राज्य में स्थित है? दिबांग वन्य जीव जो अभ्यारण्य है वह कौन से राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है जम्मू कश्मीर में, या फिर सिक्किम में, या अरुणाचल प्रदेश में, या उड़ीसा में। तो दोस्तों जो दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य है वह हमारे अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है। अब बात अरुणाचल प्रदेश की हो गई तो इसके बारे में थोड़ा और जानकारी प्राप्त करते जानते हैं। तो जो अरुणाचल प्रदेश है वहीं से ब्रह्मपुत्र नदी जो चीन से निकलती है वहाँ भारत में प्रवेश करती है। तो भारत में प्रवेश ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य से करती है? तो अरुणाचल प्रदेश से करती है। अरुणाचल प्रदेश को ही अरुण का प्रदेश कहा जाता है, यानी कि सूर्य का जो उदय होता है वह भारत में सर्वप्रथम उसका जो प्रकाश पड़ता है वह अरुणाचल प्रदेश में ही पड़ता है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में कुछ दर्रे हैं जिनके लिए अरुणाचल प्रदेश काफ़ी फेमस है। उनमें से कुछ इस प्रकार है। पहला है बोमडिला दर्रा, दूसरा है यांग्याई दर्रा, तीसरा है दीफू दर्रा। ये दर्रे आपको याद रखने हैं। दर्रा एक ऐसा स्थान होता है जिसमें दो ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच पतला सा रास्ता होता है। ठीक है,
तो ये 3 दर्रे हैं, बोमडिला दर्रा, यांग्याय दर्रा, दीफू दर्रा। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, और यहाँ के जो सीएम है, अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम है वहाँ है पेमा खांडू जी, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वहाँ है बीडी मिश्रा। तो आपको इतनी जानकारी अरुणाचल प्रदेश से मिलती है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1913 में 83 में जिस राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया वह राष्ट्रीय पार्क है। आपका ऑप्शन है पनपता, सेकेंड ऑप्शन है संजय दुबरी, थर्ड ऑप्शन है कानाकिसली, फोर्थ ऑप्शन है पेंच। तो दोस्तों जिस 1983 में जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय पार्क है, उसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर पेंच हो जाता है। अब पेंच की बात करते हैं तो पेंच जो है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और सिवनी जिले में स्थित राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है। और कानाकिसली की बात करते हैं तो कानाकिसली है 1933 में ये अभ्यारण्य था, 1955 में ये राष्ट्रीय पार्क बना, और 1973 में इसे टाइगर रिजर्व में शामिल कर लिया गया। इसके अलावा जब संजय डुबरी की बात करते हैं तो संजय डुबरी सीधी जिले में स्थित है, कानाकिसली था मंडला जिले में स्थित। अब बात करते हैं पनपता की। तो पनपता जो है यह एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यानी कि यह एक अभ्यारण्य है जो कि सीधी और शहडोल में स्थित है। ठीक है। तो आपको ये जानकारी याद रखनी है। आपको पूरे के पूरे राष्ट्रीय उद्यान, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखनी है दोस्तों। इनसे काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। चलते उस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों ये फिर से चेक पॉइंट आ गया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें। तो यदि वीडियो में कुछ सुधार चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। आपकी कमेंट पर पूरा पूरा ध्यान दिया जाएगा। और ये हमारा चैनल है वैकेंसी अपडेट विद नितेश, इसे आप प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों साइंस के क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं जो 2017 में आए थे वो क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो शिफ्ट में आया था वह है पानी के शुद्धिकरण की कौन सी पद्धति कीटाणुओं को नहीं मारती। यानी कि जो पानी का फिल्टरेशन होता है उनमें से कौन सी ऐसी पद्धति है जिसमें कीटाणु नहीं मरते। तो देखिए दोस्तों, उबालते हैं यदि हम पानी को उबालते हैं तो उससे कीटाणु मरते हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। क्लोरीनीकरण ये एक ऐसी प्रक्रिया है जब बारिश के समय गाँवों में कुओं में पानी भरा जाता है तो वह दूषित हो जाता है। तो उसको स्वच्छ बनाने के लिए सरकार के द्वारा वहाँ पर क्लोरीकरण किया जाता है। तो ये भी पानी को शुद्ध करता है, इसलिए ये भी गलत हो गया। अब बात करते हैं आसवन। आसवन एक विधि है जिसके द्वारा मिश्रण में अशुद्धियों को दूर किया जाता है। तो ये भी गलत है क्योंकि ये भी कीटाणु को मारती है। अब हमारा बचता है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि छानना। छानने से दोस्तों पानी के कीटाणु नहीं मरते, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता है। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। वह सर्वाधिक सुविधापूर्ण दूरी जिस पर कोई व्यक्ति सामान्य आंखों से पढ़ सकता है, यानी कि न्यूनतम कितनी दूरी है जिस पर कोई लिखा हुआ मनुष्य आसानी से पढ़ सकता है। ठीक है। आपके ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, सेकंड 30 सेंटीमीटर, थर्ड 35 सेंटीमीटर या फोर्थ 20 सेंटीमीटर। तो इसका जो आंसर है वह हो जाता है 25 सेंटीमीटर। इसको स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहा जाता है। याद रखिए दोस्तों, ये जो 25 सेंटीमीटर है इसको स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 25 सेंटीमीटर हो जाता है। जो साइंस के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो इन्हें कम से कम 2 बार जरूर पढ़ें।
तभी ये आपको वहाँ पर समझ में आएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। फलों के रसों में मिलाए जाने वाले खमीर में होने वाले अवायवीय शोषण में शर्करा किस रासायनिक पदार्थ में बदल जाती है? जो खमीर में अवायवीय शोषण होता है उसमें जो शर्करा यानी ग्लूकोज जो रहता है वह किस रासायनिक पदार्थ में बदल जाता है? तो आपके ऑप्शन है, फर्स्ट एल्कोहल में, सेकंड लैक्टिक एसिड में, थर्ड फॉर्मिक एसिड में, या फोर्थ सिट्रिक एसिड में। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वहाँ फर्स्ट है, यानी कि एल्कोहल वहाँ है, वहाँ शर्करा यानी कि जो एल्कोहल है वह रासायनिक पदार्थ में बदल जाता है। फलों के रसों में मिलाई जाने वाले खमीर में होने वाला अवायवीय शोषण में शर्करा जो होती है वह एल्कोहल रासायनिक नामक पदार्थ में बदल जाती है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चुंबक का वह महत्वपूर्ण गुण जिसका उपयोग नाविकों तथा यात्री द्वारा प्राचीन समय से किया जाता आ रहा है, निम्न में से क्या है? तो दोस्तों जो मैग्नेट होती है ये उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि जो चुंबक है उसका जो प्राचीन समय में नाविक और यात्री द्वारा उपयोग किया जा रहा है वह क्या है? तो चुंबक का आपका ऑप्शन है प्रतिकर्षण का गुण, दूसरा प्रेरण का गुण, तीसरा दिशा संबंधी गुण, या चौथा आकर्षण का गुण। तो दोस्तों ये जो चुंबक होती है, जैसे ये चुंबक है तो इसमें दो सिरे होते हैं। एक एक जो सिरा होता है वह हमेशा उत्तर दिशा में तैरता है और दूसरा जो सिरा होता है वह हमेशा साउथ यानी कि दक्षिण दिशा की ओर तैरता है। तो इसके माध्यम से हम उत्तर और दक्षिण दिशा को पता कर सकते हैं। और इसके अलावा जो चुंबक के सिरे होते हैं जैसे कि ये हैं, इनमें जो मैग्नेटिक फोर्स रहता है वह सर्वाधिक रहता है, लेकिन जो चुंबक का मध्य हिस्सा है इसमें जो मैग्नेटिक फोर्स है वह काफ़ी कम रहता है। तो आपको ये सब याद होना चाहिए। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दिवाली के दौरान पटाखे इमारत के बाहर जलाए जाते हैं। उनके जलने में थोड़ी देर बाद हमें ध्वनि सुनाई देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है ध्वनि तरंग की तीव्रता समान होती है परंतु आवृत्ति भिन्न होती है। हमारा दूसरा ऑप्शन है प्रकाश ध्वनि से तेज यात्रा करता है। तीसरा ऑप्शन है हमारे कान ध्वनि सुनने में अधिक समय लेते हैं। चौथा ऑप्शन है ध्वनि प्रकाश की तुलना में तेजी से यात्रा करती है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि प्रकाश जो है ध्वनि से तेज यात्रा करता है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों। जैसे जब कभी बारिश के टाइम पे बिजली गिरती है तो आपने देखा होगा कि बिजली पहले गिरती है और उसकी जो आवाज़ है वहाँ बाद में आती है। इससे रिलेटेड ही एक और चीज़ है, जैसे हवाई जहाज है। हवाई जहाज आसमान में उड़ता है, जब हम उसे देखते हैं तो हवाई जहाज आगे की ओर उड़ता रहता है लेकिन उसकी जो आवाज़ है वह काफ़ी पीछे रह जाती है। तो दोस्तों ये इस कारण होता है प्रकाश की जो ध्वनि रहती है, प्रकाश जो है ध्वनि से तेज यात्रा करता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। उसकी पहचान कीजिए जो कि पशुधन का भाग नहीं है। आपके ऑप्शन है बतख, मोर, मवेशी, मुर्गा। तो दोस्तों ये पशुधन की बात कर रहा है। तो पशुधन होता क्या है? पशुधन से आशय है कि पशुओं से जो हमें आय अर्जित होती है उसी को पशुधन कहा जाता है। यानी कि हम पशुओं का पालन करते हैं, उनके द्वारा जो आय हमें अर्जित होती है वह कहलाता है पशुधन। तो दोस्तों हम बतख का पालन करते हैं, मवेशी यानी गायों का पालन करते हैं, मुर्गे का पालन करते हैं। इनसे हमें ऐसी ऐसी चीज़ें प्राप्त होती है जिन्हें बेचकर हम आय अर्जित कर सकते हैं।
लेकिन जो मोर है ये पशुपालन का हिस्सा नहीं है, तो यहाँ पशुधन का भाग भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हैजा इसके कारण होता है। तो हैजा एक बीमारी है, वह निम्न में से किसके कारण होता है? तो आपके ऑप्शन है कवक के द्वारा, प्रोटोजोआ के कारण, वायरस के कारण, या फिर जीवाणु के कारण। तो दोस्तों जो हैजा होता है, हैजे में क्या होता है कि लगातार हमें दस्त लग जाते हैं, लगातार हमें उल्टियाँ होने लगती हैं, हमें कमजोरी आ जाती है। तो ये सब होता है, इसके कारण ही हमारी जो आंतें रहती हैं उसमें इसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। तो जो हैजा है वह बीमारी जीवाणु के द्वारा होती है। तो जीवाणु से भी पूछ लेते हैं कि ये किस जीवाणु के द्वारा होती है। तो इसका आंसर तो हो गया है फोर्थ ऑप्शन। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन इस प्रकार आ जाता है कि हैजा किस जीवाणु के द्वारा होता है। तो जो हैजा है वह विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु के द्वारा होता है। तो आपको ये याद रखना है कि हैजा विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु के द्वारा होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जब सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। तो इस अभिक्रिया में ऊष्मा क्या होती है? आपके ऑप्शन है विनिमय नहीं होती है, अपघटित नहीं होती है, विकसित होती है, अवशोषित होती है। तो दोस्तों देखिए, सोडियम का फॉर्मूला है Na और क्लोरीन का फॉर्मूला है Cl। जब इनमें क्रिया होती है तो क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। साथ ही दोस्तों कुछ जो ऊर्जा होती है वह इसमें विकसित होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, यानी कि सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है और इस अभिक्रिया में ऊष्मा जो होती है विकसित होती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ब्रोइलर चिकन का भरण क्या है? आपके ऑप्शन है विटामिन से भरपूर संपूरक के साथ पर्याप्त मात्रा में वसा एवं पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट से भरपूर प्रोटीन, या फिर सेकंड ऑप्शन है मिश्र खाद्यान्न की उच्च मात्रा, थर्ड ऑप्शन है प्रोटीन एवं वसा से भरे हुए घटक, या फोर्थ ऑप्शन है विटामिन से भरपूर संपूरक भोजन। तो दोस्तों जो ब्रोइलर चिकन है, भरण यानी कि फीड, यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप उसका इंग्लिश वर्जन देखिए, क्योंकि इंग्लिश वर्जन हमेशा सही होता है। तो भरण है, इसको कहते हैं फीड। ब्रोइलर चिकन का भरण क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि इसका भोजन जो है वह है विटामिन से भरपूर संपूरक के साथ पर्याप्त मात्रा में वसा एवं पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट से भरी हुई प्रोटीन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 4 कक्षी हृदय वाले सरीसृप का नाम लिखिए। आपके ऑप्शन है छिपकली, गिरगिट, मगरमच्छ, या फिर वेरनस। तो दोस्तों जो सरीसृप होते हैं, सरीसृप वे जंतुओं का समूह है जो रेंगते हैं और जिनके हृदय में केवल 3 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद और 1 नीले। सरीसृप में 2 आलिंद होते हैं और 1 नीले होते हैं, यानी इनके कक्ष में चार केवल 3 कक्षीय हृदय होता है। लेकिन केवल और केवल जो मगरमच्छ है वही एक अपवाद है, जो कि सरीसृप वर्ग में तो आता है लेकिन इसके 4 कक्षीय हृदय होते हैं और 4 कक्षीय हृदय स्तनधारियों के होते हैं। स्तनधारी में हम लोग भी आते हैं, यानी कि मनुष्य में 4 कक्षीय हृदय होते हैं, 2 आलिंद होते हैं और 2 नीले होते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हृदय, धमनियां तथा शिरा एक साथ कार्य करते हैं, यह संगठन किस स्तर का उदाहरण है? तो दोस्तों ये जो संगठन है, आपके ऑप्शन है कोशिका, दूसरा ऑप्शन है ऊतक, तीसरा ऑप्शन है अंग, चौथा ऑप्शन है अंग प्रणाली। तो दोस्तों जो हृदय, धमनियां तथा शिरा है ये एक साथ तो कार्य करते हैं और इनके संगठन है उसे कहा जाता है अंग प्रणाली।
अंग प्रणाली आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोशिका है, कोशिका एक अलग चीज होती है, ऊतक है नहीं, हृदय धमनियां, धमनियां तो सिरा अंग भी नहीं है, तो सिर्फ चौथा ऑप्शन हमारे पास बचता है जो कि अंग प्रणाली है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। एड्स के द्वारा संचारित नहीं हो सकता, यानी कि एड्स जो बीमारी है वह निम्न में से किसके द्वारा संपर्क संचारित यानी फैल नहीं सकता। आपके ऑप्शन है लैंगिक लैंगिक संपर्क के द्वारा, या फिर गले लगाने से, या फिर स्तनपान कराने से, या फिर रक्त आदान कराने से। तो देखिए दोस्तों, एड्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं। जो एड्स है वह एक लाइलाज बीमारी है, इसका अभी भी कोई इलाज संभव नहीं है। यह एक वायरस के द्वारा फैलता है जिसका नाम है HIV। HIV के वायरस के द्वारा एड्स फैलता है। इसमें क्या होता है कि रोगी के शरीर में अनियमित कोशिकाओं की वृद्धि हो जाती है और उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वह बिल्कुल नष्ट हो जाती है। इस कारण वह अन्य रोगों से भी ग्रसित हो जाता है। हालांकि एड्स जो है फैलता नहीं है। वह वहाँ देखिए दोस्तों, यदि हम किसी एड्स वाले व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क बनाते हैं तो हमें भी चांस रहते हैं कि हमें भी एड्स हो जाए। यदि किसी माता को एड्स है, वह अपने बच्चों को स्तनपान कराती है तो उसके बच्चों को भी एड्स हो जाता है। रक्त के आदान के समय, यानी कि एड्स वाला व्यक्ति अगर किसी अन्य व्यक्ति को रक्त देता है तो उस व्यक्ति को भी एड्स हो जाता है। लेकिन जो गला लगाना है, गले लगाने से एड्स नहीं फैलता, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सूक्ष्म जीव जो शर्करा के एल्कोहल में परिवर्तन में खमीर कर्मक की तरह कार्य करता है। एक बार और पढ़ता हूँ मैं क्वेश्चन को। सूक्ष्म जीव जो शर्करा के एल्कोहल में परिवर्तन में खमीर कर्मक की तरह कार्य करता है, वहाँ है आपका ऑप्शन है खमीर, राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, पेनिसिलियम। तो देखिए दोस्तों, इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा खमीर। खमीर को इंग्लिश में यीस्ट बोला जाता है। जो किण्वन प्रक्रिया है उसमें यीस्ट से एल्कोहल बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये था दोस्तों 19 अगस्त 2017 के फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए केवल जीके और साइंस के प्रश्न। दोस्तों, मैं हर वीडियो के अंत में आपसे करंट अफेयर के लगभग 5 क्वेश्चन पूछूंगा। जो एमपी पुलिस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको डिस्कस करने के बाद हम अंत में करंट अफेयर के क्वेश्चंस लगाएंगे। तो ये 5 क्वेश्चन है जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो पहला करंट अफेयर का जो क्वेश्चन है वह है आपके लिए, वर्ष 2020 का जो सरस्वती सम्मान है वह किसे प्रदान किया गया। ये आपका पहला क्वेश्चन है जिसको आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। आपका सेकंड क्वेश्चन है, इनका सॉरी ये इनका वन नहीं, इनका वन 51 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे दिया गया। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन आपका। और आपका थर्ड क्वेश्चन है कि जो फीफा महिला विश्व कप है जो 2023 में होने वाला है उसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा। आपका फोर्थ क्वेश्चन है, भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकरण भारतीय रेलवे कौन बना। भारत के जो 18 रेलवे जोन है उनमें से भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकरण रेलवे जोन कौन सा बना, आपको बताना है। ठीक है, और पांचवा है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है। ये समुद्र की रक्षा के लिए बनाया जाता है दोस्तों। तो ये बताना है आपको, ये पांचों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है वैकेंसी अपडेट विद नितेश, इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ ही पास में पड़ा हुआ बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जैसे हम कोई नई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और दोस्तों, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें
हम कोई सी भी नई वैकेंसी जो आती हैं उसके बारे में अपडेट देते हैं। तो आप अगर हमारे ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे दी गई है, तो वहाँ पर आप क्लिक करके ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि कुछ और बदलाव चाहते हो वीडियो में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। हमारे चैनल पर हर एक कमेंट के रिप्लाई दिया जाता है, तो बेफिक्र होकर आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।